वेलकम टू द लॉपलर, दिस साइड तान्या सिंगल। अब हम आज पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चंस 25 दिसंबर के सॉल्व करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट। पार्ट 1 में भी हमने ये डिस्कस किया था। इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस कम से कम 8 से 10 आते हैं, 12 भी आ सकते हैं। तो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस को अलग से मार्क कर लेना है। हमें बताना है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ना कि करेक्ट स्टेटमेंट। इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी आर नॉट पेटेंटेबल, सही बात है। ओरिजिनलिटी एंड नोवेलिटी आर प्रीरिक्विजिट्स फॉर पेटेंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। पेटेंट करवाना है तो क्या चीज होनी चाहिए? ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए और उसमें नोवेलिटी भी होनी चाहिए। अब पेटेंट इज वैलिड फॉर 20 ईयर्स, ये भी आगे के लिए ध्यान रखना है। पेटेंट की जो वैलिडिटी होती है वो जनरली 20 ईयर्स होती है। आईपीएबी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ आईपीआर डिस्प्यूट करेंटली इन इंडिया। ये गलत है क्योंकि 2021 में ये जो अथॉरिटी है इसको हटा दिया गया था आईपीएबी के नाम से। तो अब ये वाला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। मैं फिर से बोल रही हूँ, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 12-15 क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकरेक्ट पे स्पेसिफिकली मार्क करना है। अब क्योंकि हमारा जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड है तो हम मार्क तो नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि जो हमें रफ शीट मिलती है उसमें हम क्वेश्चन नंबर डाल के लिख देंगे कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट से क्या होगा कि रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ इंक्लूड्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर गलत होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है और जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक्ट वर्ड इंक्लूडेड है और इसमें एक्ट वर्ड नहीं है। और जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो एक्ट है वो नहीं है। उसका रीजन कई बार ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आर्टिकल 13 के अंडर कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और उस पर एक अच्छी खासी डिबेट भी हो चुकी है और बहुत सारे केस लॉज भी हैं उसके ऊपर। तो एक्ट वर्ड जो है वो लॉ में इंक्लूडेड नहीं माना गया है। एक्ट के अलावा सारे वर्ड्स आ जाएंगे ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज, ये सब आर्टिकल 13 में लॉ के तहत माना गया है। तो जो एक्ट है वो नहीं है, इसलिए वो हो जाएगा इनकरेक्ट, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा करेक्ट। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, what is the role of secretary general of NHRC as reflected under section 3 of protection of human rights act? तो वो है हमारा एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनएचआरसी। सेक्रेटरी जनरल का रोल क्या होगा? एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to appoint which agency under section 70B of इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आईटी एक्ट से क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। कभी कभी पनिशमेंट से पूछ लेते हैं आईटी एक्ट में, क्रोनोलॉजी से पूछ लेते हैं। कुछ हमने जो पार्ट 1 में क्वेश्चन किया था वो क्रोनोलॉजी से रिलेटेड भी था, और इसमें एक जनरल सेक्शन का पूछ लिया कि सेक्शन 70B में गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है कि वो कौन सी एजेंसी को अपॉइंट कर सकती है। तो वो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सेक्शन 70B में, सेक्शन 70B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट कर सकती है। तो इसमें ये भी पूछ सकते थे कि कौन सी अथॉरिटी कर सकती है, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। एजेंसी का नाम क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution of India mentions union list, concurrent list and state list? article number 246, basic question। next, अभी हमें बताना है ट्रीटी और उनके ईयर से मैच करना है। ट्रीटी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कन्वेंशंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, डिक्लेरेशंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने जो पढ़ा है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो लास्ट में जरूर रिवाइज करके जाइए, क्योंकि उनमें से हमें गेस वर्क करना बहुत आसान हो जाता है। अगर वहां पे हमें कुछ भी याद आता है, अगर 4 पूछी उसमें से 2 भी याद आती है, तो हमारे लिए ऑप्शंस को मार्क करना काफी आसान हो जाता है। जैसे कि जो पेटेंट लॉ ट्रीटी है वो बहुत फेमस है कि वो 2000 में पास हुई है, वो 2000 में आई है। तो पेटेंट लॉ ट्रीटी से हमारे पास हमें पता चल गया कि जो ऑप्शन नंबर ए है उसका आंसर होगा 2, और यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2 लगा हुआ है ए पे, तो ये दोनों तो कट ही हो गए, साफ साफ कट हो गए। अब हमें इन दोनों में से देखना है। जो रियाद लॉ ट्रीटी है, रियाद लॉ ट्रीटी बहुत नई है, जो आई है 2024 में। इससे हमें पता चल गया कि बी का 1 है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। 2 ऑप्शन से हमारे पूरा आंसर निकल के आ गया। इसलिए अगर हमें कुछ चीजें भी पता है, अगर हम उसको ठीक तरीके से रिवाइज करके गए तो वहां पे हमारे लिए गेस वर्क काफी आसान हो जाता है। इसलिए मैं फिर से बोलूंगी कि जो पढ़ा है उसको ही बार बार रिवाइज करके ऑप्शंस टिक करने का कोशिश करेंगे तो ऑप्शन ज्यादा सही हो जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे, बजाय इसके कि हम लास्ट में नई चीज पढ़ रहे हैं। तो पेटेंट लॉ ट्रीटी हो गई 2000, रियाद लॉ ट्रीटी हो गई 2024, WIPO कॉपीराइट ट्रीटी जो हुई थी वो हुई थी 1996 में, और नायरोबी ट्रीटी 1981 में। तो सबसे पहले आई थी नायरोबी ट्रीटी अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो। उसके बाद हमारे पास आई थी ये WIPO की कॉपीराइट ट्रीटी, उसके बाद पेटेंट लॉ ट्रीटी, और जब सबसे लेटेस्ट है वो है रियाद लॉ ट्रीटी। नेक्स्ट,
कल्पेबल होमिसाइड इज असर्शन रीजन का क्वेश्चन, कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज अ स्पीशीज। सही बात है, कल्पेबल होमिसाइड अगर एक जीनस है, अगर एक जीनस है तो मर्डर जो है वो उसकी एक स्पीशीज मानी जाएगी। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, क्योंकि जो सारे मर्डर्स हैं वो जो, जैसे अगर ये हमारा कल्पेबल होमिसाइड है और ये मर्डर है, तो जितने भी मर्डर्स हैं वो सारे कल्पेबल होमिसाइड से निकल के आ रहे हैं। सारे मर्डर्स में कल्पेबल होमिसाइड तो इंक्लूडेड हो गई होगा, बट मर्डर एक ग्रेव ऑफेंस है तो सारे मर्डर्स में कल्पेबल होमिसाइड इंक्लूडेड हो ये जरूरी नहीं है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द रेलेवेंट आर्टिकल अंडर चार्टर ऑफ द यूएन। इसमें आर्टिकल नहीं पूछा है, आर्टिकल के अंदर किस क्रोनोलॉजी में लगा हुआ है ये पूछा गया है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, पहले तो आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल है 33 ऑफ यूएन चार्टर, आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर। और पूछा है नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन। तो एक्चुअली अगर हम चार्टर उठा के देखेंगे आर्टिकल 33 में सेम क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है कि सबसे पहले नेगोशिएशन, फिर इंक्वायरी, फिर मीडिएशन, फिर कंसिलिएशन एंड फिर आर्बिट्रेशन। एज इट इज दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सैंक्टिटी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिबा हेल्ड इट टू बी अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। ज्यूरिस्टिक पर्सन कौन से केस में बोला गया था, तो बोला गया था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी वर्सेस सोमनाथ दास। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो सोर्सेस पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज मोस्ट सेवरेबली पनिशेबल, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट सबसे ज्यादा दी गई है। तो अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, एफ्रे असॉल्ट। साफ साफ पता चल रहा है कि राइटिंग जो है वो सबसे ज्यादा ग्रेवर ऑफेंस है, सबसे ज्यादा हार्शर ऑफेंस है। तो आंसर हो गया राइटिंग, जिसमें पनिशमेंट होती है 2 years तक की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। कौन सी कंडीशन नहीं है वैलिड? फिर से क्वेश्चन आ गया, नॉट अ कंडीशन। इनकरेक्ट का मतलब मैं कम से कम 12, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि नॉट करेक्ट पे पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से एग्जाम सॉल्व करते टाइम आपको 100% वहां पे अपनी प्रेजेंस रखनी होगी। आपका माइंड बिल्कुल वही होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ पे नॉट का क्वेश्चन है और कहाँ पे करेक्ट का क्वेश्चन, कहाँ पे इनकरेक्ट और कहाँ पे करेक्ट का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है कंडीशन। If the adoption is of a son, the adoptive father or mother must not have a Hindu son living at the time of adoption. अगर सन लिविंग है तो उस टाइम पर उनका खुद का कोई बेटा नहीं होना चाहिए। अगर हम हिंदू अडॉप्शन एक्ट को देखेंगे तो उसमें 3 चीजें लिखी हैं, ना खुद का बेटा होना चाहिए, ना सन होना चाहिए, ना सन होना चाहिए। मतलब 3 पीढ़ी में कोई भी बेटा नहीं होना चाहिए, तभी आप वैलिडली अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये तो सही कंडीशन है। नेक्स्ट, if the adoption is by a female and the person to be adopted is a female, the adoptive mother is at least 21 years older than the person to be adopted. ये गलत है क्योंकि इसमें लिखा है the adoption is by a female and the person to be adopted is a female. ये गलत है। यहाँ पे होता है the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, तो फिर ये कंडीशन सही हो जाती है। बट दोनों ही अगर फीमेल्स हैं तो फिर ये वाली कंडीशन वैलिड नहीं है। The same child may not be adopted simultaneously by 2 or more persons. This is a condition. ये कंडीशन दी हुई है उसमें। The child to be adopted must be actually given and taken in adoption by the parents or guardians. ये बात भी सही है। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, assertion reason. While TRIPS agreement outlines certain standards of protection for geographical indications, it does not prescribe a particular form of protection so long as these standards are met. मतलब ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो हमें स्टैंडर्ड बताता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जीआई, पर वो हमें पर्टिकुलर फॉर्म नहीं बताता है। सही बात है वैसे तो। रीजन, viewed in the historical context, it is unsurprising that while TRIPS reflects the relatively stable referent for trademarks, for GIs the definition is more fluid. मतलब भाई GI के लिए जो डेफिनेशन है वो वेरिएबल है, मतलब कभी कभी चेंज होती रहती है, तो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अनसरप्राइजिंग है क्योंकि ये हमेशा से होता हुआ है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड इट इज द करेक्ट explanation. Option number A. Next, what is the nature of the question? Whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to murder. तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा या क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा? सेक्शन नंबर 300 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्या देखना है हमें कि जो प्रोवोकेशन था वो ग्रेव और सडन था या नहीं, टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर। जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं मर्डर के, उसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर आप ग्रेव
प्रोवोकेशन, अगर ग्रे और सडन प्रोवोकेशन मिला है उसमें आप मर्डर कर देते हो तो वो एक्सेप्शन आ जाता है और वो एक कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये देखना पड़ेगा कि क्या वो इतना ग्रे और सडन था भी या नहीं था कि हम उसको कन्वर्ट कर सके फ्रॉम मर्डर टू कल्पेबल होमिसाइड। तो ये जब कोर्ट चेक करती है तो वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ, तो एक्सेप्शन में ही लिखा हुआ है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ना कि क्वेश्चन ऑफ लॉ। Next, which of the following says that the purpose of law is to grant the individuals the means of self expression or self assertion? तो ये है will theory से related legal rights में, तो इसका आंसर हो जाएगा the will theory. Next, the case for possession of Ardhansu Mendi before the House of Lords was between which of the following parties? तो वो थी de jure government of Spain and de facto nationalist government of Spain. Next, अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी जो कि आते हैं, तो हमें बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जो शंकरी प्रसाद का केस था वो था 1951 का, सज्जन सिंह का 1965, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती 1973-74 और वामन राव 1981। एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ABCDE। नेक्स्ट, assertion reason, every company having net worth of 500 crore or more, turnover of 1000 crore or more, or net profit of 5 crore or more during the immediately preceding financial year shall constitute a CSR committee। सही बात है, सेक्शन नंबर 135 of Companies Act। रीजन, the CSR committee monitors CSR policy of the company। जो CSR कमिटी है वो CSR पॉलिसी मॉनिटर करती है। रीजन, स्टेटमेंट सही है बट उसका असर्शन का रीजन नहीं है। CSR कमिटी मॉनिटर करती है इसलिए हम CSR कमिटी नहीं बनाते, सेक्शन बोलता है लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है इसलिए बनाते हैं। तो बोथ एंड आर करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, which provision of the Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has a right to nationality? तो ये है सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 15। नेक्स्ट, assertion reason, a written constitution is intended to operate as a limitation upon the powers of the various organs of the state। सही बात है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्यों लगाया जाता है, क्यों ऑपरेट किया जाता है, ताकि पावर्स को कंट्रोल किया जा सके। रीजन इज, अंडर दोज कॉन्स्टिट्यूशंस वेयर जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट द गार्जियनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू द कोर्ट्स। सही बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो जुडिशियल रिव्यू क्यों एग्जिस्ट करता है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोनों बातें अपने आप में सही हैं बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Next, developed mostly by German scholars, which school sought a universal doctrine of historical evolution of the whole world and its laws from some universal and metaphysical source। तो जो जर्मन स्कॉलर्स थे कौन कौन से, कांट और हीगल, उन लोगों ने कौन सी थ्योरी को अडॉप्ट किया था, वो थी मेटाफिजिकल थ्योरी, और वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे, मेटाफिजिकल स्कूल से। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच रूल अप्लाइज इफ देयर इज एनी डाउट as to the meaning and scope of excluding or limiting terms, important, excluding or limiting terms and resolve amicably against the party who inserted it। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में वो कौन सी थ्योरी है, कौन सा रूल अप्लाई करता है, अगर डाउट आता है एक्सक्लूडिंग और लिमिटिंग टर्म्स को लेके, एक्सक्लूडिंग और लिमिटिंग टर्म्स को लेके अगर कॉन्ट्रैक्ट में, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में कोई डाउट आता है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, हम लगाते हैं कॉन्ट्रा प्रोफेंटम रूल, जो कि ये बोलता है कि जिस पार्टी ने उस स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट किया है, अगर कोई लिमिटिंग टर्म उसमें लगा रखी है, एक्सक्लूडिंग और लिमिटिंग टर्म उसमें लगा रखी है, तो हम जो भी इंटरप्रिटेशन करते हैं एम्बिगाइज टर्म्स का, तो उस पार्टी के अगेंस्ट करते हैं जिसने वो ड्राफ्ट किया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर पार्टी है, उसके अगेंस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने ड्राफ्ट किया है। जब जो पार्टी खुद ड्राफ्ट कर रही है वो एक स्ट्रॉन्गर पार्टी है, उसके अगेंस्ट में ही इंटरप्रेट किया जाएगा, और वो उस रूल का नाम है कॉन्ट्रा प्रोफेंटम रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इमरजेंसी से रिलेटेड है। प्रोविजन इज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल्स, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी और इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो देख लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी दिया है हमारा 360 में, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल्स 358 में, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी 356 में, एंड इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ये दिया है हमारा 353 में। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा डी, सी, बी एंड ए। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट नेक्स्ट Which of the following section in the Biological Diversity Act 2002 prescribes for benefit sharing fee and royalty? तो वो है सेक्शन नंबर 6। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से 2 क्वेश्चन आए हैं। इस बार के लिए रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोगों ने पढ़ा है पहले से वो एक्ट तो एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछ रहे हैं उससे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग क्लास 2 लीगल हायर्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द शेड्यूल ऑफ द इंडियन हिंदू सक्सेशन एक्ट। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है क्रोनोलॉजी का, इस बार भी आने के चांसेस हैं, एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लास 2। क्लास 2 में सन्स, डॉटर्स, सन सबसे पहले, फिर आएगा सन्स, डॉटर्स, डॉटर, फिर डॉटर्स, सन, सन एंड फिर डॉटर्स, सन्स, डॉटर। तो ये हो गया हमारे पास ए, डी, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, in every listed public company how many of the total number of directors shall be independent directors? कितने नंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे ही होंगे सेक्शन 149 के हिसाब से। इन अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने चाहिए? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए 1/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी लॉ से। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एज दे अपीयर इन द मोटर व्हीकल्स एक्ट। मोटर व्हीकल्स एक्ट के हिसाब से लगाना है, तो नेसेसिटी ऑफ परमिट दिया 66 में। उसके बाद रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल्स 110A में, आई गेस हमें आंसर तो मिलता है डीसी, डीसी, बी एंड ए। क्लेम्स ट्रिब्यूनल 165 में और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड 164B में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है हमारे पास ये एंट्री इनटू फोर्स ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। तो ये आया था हमारा 1954 में। फिर एंट्री इनटू फोर्स ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल आया था 1967 में। तो ए का 2 एंड बी का 1, ए का 2, बी का 1 आंसर तो मिल गया। सेकेंड टाइम में द यूएन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी वन द नोबेल प्राइज, तो ये था 1981 में। एंड फॉर्मेशन ऑफ यूएन कमीशन ऑन रिफ्यूजीज 1950 में। तो ये हो गया हमारा आंसर। सारे कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्यूजी से रिलेटेड, तो जितने भी कन्वेंशन और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको एक बार लास्ट में जरूर रिवाइज करना है। नेक्स्ट, which of the following are correct in the context of guidelines laid down in SR Bomai versus Union of India? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इमरजेंसी से रिलेटेड है और सेक्युलरिज्म से रिलेटेड भी है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें गलत नहीं बताना है, हमें सही स्टेटमेंट बताना है। तो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही बोली थी कि जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन होगा विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, if a state government works against secularism, president's rule can be imposed, सही बात है। नेक्स्ट, if state assembly can be dissolved only after the approval of parliament, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी कि स्टेट असेंबली को हम सिर्फ तब डिसॉल्व कर सकते हैं जब पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाए। और पावर अंडर आर्टिकल 356 इज नॉट एन एब्सोल्यूट पावर, ये भी इंपॉर्टेंटली बहुत स्पेसिफिकली बोला गया था कि ये कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो गए? बी, सी एंड डी, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, when did India and United Kingdom formally sign the comprehensive economic and trade agreement? कौन सी डेट को साइन किया गया था? तो वो साइन किया गया था 15 जनवरी 2025, जिसको बोलते हैं सेटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट्स एज पर देयर ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्रोनोलॉजी पे, जितने भी एक्ट्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी क्रोनोलॉजी हर किसी की याद रखने की कोशिश कीजिए। ऊपर नीचे क्या आ रहा है, हर सेक्शन तो याद नहीं हो सकता है, पर हाँ ये याद हो सकता है कि पहले क्या आया है, उसके बाद कौन सा कंसेप्ट आया है, उसके बाद कौन सा कंसेप्ट आया है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल, सेक्शन नंबर 68, जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, सेक्शन 68। उसके बाद कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज, सेक्शन नंबर 73। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी, सेक्शन नंबर 129। एंड फिर आ जाता है केयर टू बी टेकन बाय बेली 151। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? डी। उसके बाद सी, उसके बाद ए एंड बी, डी, सी, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन सेक्शन 2। 2 क्वेश्चंस आए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जिसमें हमें सिर्फ सेक्शन नंबर भी पता होगा तो हमारे पूरे सही हो जाते। तो प्रपोजल है सेक्शन 2A में, 2A में प्रपोजल, 2B में प्रॉमिस, 2D में कंसिडरेशन, 2E में एग्रीमेंट एंड 2H में कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारे पास? प्रपोजल ए, प्रॉमिस डी, ए डी,
ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason. Once rule of law is acknowledged as a constitutional law superior to express provision article 21, it is only one step further to assert that rule of law is a basic feature of the Indian constitution. सही बात है कि एक बार once rule of law is acknowledged as a constitutional law जो कि हमारे एक्सप्रेस प्रोविजन से भी ऊपर है, इट इज ओनली वन स्टेप फर्दर टू असर्ट कि रूल ऑफ लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। Reason, it is not unimaginable to conceive that the enacted provision of a written constitution would be nullified by invoking some unwritten principle of law of higher ethical value. और हम ऐसा बिल्कुल अनइमेजिनेबल नहीं है, हम कंसीव कर सकते हैं ये कि अगर कोई इनेक्टेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी हम नलिफाई कर देंगे अगर कोई अनरिटन प्रिंसिपल जो लॉ का है वो एथिकली ज्यादा करेक्ट है। तो दोनों ही बातें सही है अपने आप में और इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। नेक्स्ट, अब ये है केस लॉज पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड। देखते हैं, कॉक्स वर्सेस हिटमैन बहुत 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 फेमस केस है जो कि म्यूचुअल एजेंसी से रिलेटेड है। उसके बाद लक्ष्मण दास वर्सेस सीआईटी, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि है पार्टनरशिप बिटवीन कर्ता एंड को पार्टनर। स्मिथ वर्सेस एंडरसन जो है वो इससे रिलेटेड है, बिजनेस मस्ट बी टेकन इन प्रैक्टिकल सेंस। और स्टेकल वर्सेस एलिस रिलेटेड है सैलरीड पार्टनर से। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, बी का 3, लक्ष्मण दास सी का 2, सी का 2 एंड डी का 1, ये मिल गया हमें हमारा आंसर। नेक्स्ट, ये केसेस इंपॉर्टेंट है, इस बार उसमें आ सकते हैं, असर्शन रीजन में आ सकते हैं या फिर उस तरीके से आ सकते हैं कि ये केस इससे रिलेटेड है तो दूसरा केस किस चीज से रिलेटेड होगा। इसमें एक बार ये वाले सारे केसेस पार्टनरशिप एक्ट से जरूर देखना है। नेक्स्ट, फिर से केसेस आ गए, ये टॉर्ट्स के केसेस हैं। तो एशबी वर्सेस वाइट जो है, वाइट है वो किससे रिलेटेड है, वायलेशन ऑफ एब्सोल्यूट राइट। राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ओल्गा टेलिस होगा पॉवर्टी एज एन इनवॉलंटरी एक्ट अंडर टॉर्ट। एंड एलन वर्सेस फूड, मोटिव इज इररिलेवेंट इन टॉर्ट। 25 जून के पेपर में टॉर्ट में मोटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और इसमें फिर से आया है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो कोई भी अगर नया कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हर चीज पढ़ लेने का ट्राई करना है, एक बार उसको रिवाइज करना है। अगर मोटिव वाली चीज कोई 25 जून अटेम्प्ट में पढ़ के गया है और उसके बाद उसने, क्योंकि मोटिव वाली चीज टॉट में इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को पकड़ लिया तो इस बार उसका क्वेश्चन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर ये 3 केसेस नहीं पता है तब भी। तो देखते हैं, एशबी वर्सेस वाइट, वाइट है ए का 2, एक ही ऑप्शन है, एक से मिल गया, एक से मिल गया, ए का 2। राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बी का 3। ओल्गा टेलिस, ये हो गया हमारे पास पॉवर्टी एज एन इनवॉलंटरी एक्ट, सी का 1। एंड एलन वर्सेस फूड, डी का 4, मोटिव इज इररिलेवेंट इन टॉर्ट। नेक्स्ट, under which provision does the draft convention on territorial asylum adopted by the UN General Assembly in 1974 recognize that the grant of asylum is a sovereign right of a state? sovereign right है कि गवर्नमेंट को कब वो देना, असाइलम देना है या नहीं देना है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 1। अब अगर कोई पीवाईक्यू सही तरीके से लगाता है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम, वो कब पास की गई है, 1974 में जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। उसको याद रह जाएगी कि ये वाली कन्वेंशन 1974 में अडॉप्ट की है, इस बात को दिमाग में रखना है। और उसके कुछ आर्टिकल्स भी देख लेने हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यूजीसी नेक्स्ट अटेम्प्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, यानी कि इस वाले अटेम्प्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2025 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, जैसा कि हमने मोटिव वाले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट, Which of the following is a landmark case on attempt to commit offenses? Attempt से रिलेटेड, ये हमारा क्राइम, लॉ ऑफ क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अटेम्प्ट से रिलेटेड, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस से रिलेटेड कौन सा केस बहुत फेमस है, तो वो है अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बहुत बहुत रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट, अब ये है हमारे पास प्रोपाउंड, मतलब कौन से ज्यूरिस्ट ने क्या चीज प्रोपाउंड की है, कौन सा ज्यूरिस्ट क्या मानता है। तो जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जस्टिस से रिलेटेड बहुत फेमस हमारे जॉन रॉल्स हैं। उसके बाद नेचुरल जस्टिस, स्पीशीज ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमारे एरिस्टोटल, क्योंकि वो नेचुरल स्कूल से थे। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंसर्न, तो ये हमारे डॉर्किन। एंड ह्यूमन डिग्निटी इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये है कांट। तो डी का 1, डी का 1 एक ही ऑप्शन, ये मिल गया। तो जस्टिस से रिलेटेड जॉन रॉल्स, नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड हमारे एरिस्टोटल, उसके बाद इक्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंसर्न डॉर्किन, एंड ह्यूमन डिग्निटी इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो है हमारे इमैनुअल कांट। नेक्स्ट, Which of the following is not a type of prospectus under Companies Act? थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, बट जिसने थोड़ा कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा सिर्फ वही लगा पाएगा। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस,
शेल प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस, अब्रिज प्रोस्पेक्टस, ये तीनों ही कंपनी लॉ के प्रोविजंस हैं, बट येलो प्रोस्पेक्टस ऐसा कोई भी प्रोस्पेक्टस कंपनी लॉ में नहीं दिया हुआ है, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। फिर से क्वेश्चन आया, नॉट अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, नॉट के क्वेश्चंस ध्यान से लगाने हैं, ध्यान से करने हैं हर बार। नेक्स्ट, which is correct with regard to in way right to privacy of adolescents, इस केस से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो फर्स्ट दिया है नॉट अ सुमोटो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गलत, क्योंकि इट वाज अ सुमोटो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। विक्टिम सेंट्रिक सेंटेंसिंग अंडर आर्टिकल 142, ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 142 में विक्टिम सेंट्रिक सेंटेंस किया था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 19(6) ऑफ द पॉस्को एक्ट डज नॉट लीड टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, ऐसा नहीं बोला गया था, उल्टा बोला गया था कि 19 सबसेक्शन 6 को वायलेट करते हो तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा, तो इसलिए ये भी हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू फर्दर सेंटेंस अ मैन कन्विक्टेड अंडर पॉक्सो एक्ट आफ्टर कंसीडरिंग द विक्टिम्स विशेस, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, रिफ्यूज मना कर दिया था कि वो फर्दर सेंटेंस नहीं करेगा विक्टिम की विशेस को जानने के बाद। तो सही ऑप्शंस कौन कौन से हो गए? बी एंड डी, बाकी के ए एंड सी ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं इस केस को देखते हुए। नेक्स्ट, अब ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट फिर से क्वेश्चन आ गया, इसलिए एक बार जरूर ये वाले एक्ट को अगर आपने पढ़ा है तो पहले से, तो जरूर ये वाले एक्ट के सेक्शंस को देख के जाना है और किसमें क्या बोला है थोड़ा थोड़ा जरूर देख के जाना है। अब आ जाता है हमारे पास नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन नंबर 8 में। स्टेट बायोडाइवर्सिटी फंड, ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 32, नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड सेक्शन नंबर 27 एंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स ये हुए सेक्शन नंबर 37 में। तो ए का 3, ये आंसर, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे पैराग्राफ से आए थे, पैसेजेस से आए थे, जो वहीं देख के सॉल्व करने होते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और कुछ डीपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, पर अगर हम 3-4 अटेम्प्ट्स को देखें तो उसमें पैसेज में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें यहाँ पे सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। बाकी के 90 क्वेश्चंस हमने हमारी 2 पार्ट्स में कवर की हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी हम ये पीपीटीज अपलोड करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए। लॉ पिलर के चैनल, यूट्यूब चैनल पे हमने क्लासेस डाली हुई हैं, उनको भी विजिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी 2 पीपीटीज कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पीपीटी 1 और पीपीटी 2 में, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये वाली पीपीटीज हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल सकती हैं आपकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए। यूट्यूब चैनल पे लॉ पिलर ने अपनी क्लासेस अपलोड की हुई हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड। साथ ही साथ आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। 23 को एग्जाम है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, सारी चीजें जो पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है जो आपको एग्जाम में एस करवा सकती है। एग्जाम ड्यूरेशन के टाइम पे बहुत ध्यान से पेपर देना है, 100% अपनी प्रेजेंस रखनी है, क्योंकि वही तरीका है जिससे हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।